नमस्कार। प्रारंभ के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं उनका परिचय कराने की हिमाकत मेरी तरफ से नहीं हो सकती है। आप हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अवनीश जी, दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर। दर्शकों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसका माध्यम जरूर उत्तराखंड के हल्द्वानी का अतिक्रमण, रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण और उस पर आने वाले फैसले के जमीन पर कर रहे हो। लेकिन ये अतिक्रमण की जमीन इतनी बड़ी है कि इस देश का यह सत्य है कि सेना और रेलवे के बाद अगर तीसरी सबसे बड़ी जमीनें किसी के कब्जियत में है, किसी की मिल्कियत में है, तो वो है वक्फ बोर्ड। और आप देखें कि किस तरीके से एक फैसले, हाई कोर्ट के फैसला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है। सतीश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर तरह से दृष्टि रहती है। सतीश सर, फिर एक लैंड जेहाद, फिर एक फैसला, ये सिलसिला कहां तक जाएगा सर? मेरे सिलसिला कहाँ तक जाएगा ये तो बात की बात है, लेकिन आज देखिए इस सिलसिले पे आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। इस सिलसिले पे आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी और बहुत बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, जैसे गुलशन नंदा के उपन्यास 70 के दशक में आया करते थे, बड़े आंसू बहाने वाले, भावनाओं वाले। तो एक अवनीश जी, जो कानून है, कानून की देवी की जो मूर्ति है, सबने देखी होगी, ये आंखों में पट्टी और हाथ में तराजू, वो क्यों है? और वो पूरे दुनिया में प्रचलित है। वो प्रतिमा एक तरह से प्रतीक है वो कि कानून क्या है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हल्द्वानी के विषय में, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें मानवीय पक्ष को अलग करके नहीं देखा जा सकता। अवनीश जी, ये केवल हल्द्वानी का मामला तो उभर कर सामने आ गया। अगर यही नजीर बन गई, और आप तो पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं लंबे समय से, कि सुप्रीम कोर्ट की जो नजीर है वो आगे कैसा जहर बोएगी इस देश में, जरा कल्पना करिए। हमारे यहाँ आर्मी की बहुत बड़ी एक जमीन है। मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लखनऊ आप देखे होंगे कि जहां पर इस तरह के मकान और बस्तियां बसी हुई हैं। रेलवे का अभी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का जो आधुनिकीकरण होने जा रहा है, तो उसमें रेलवे अपने ही क्वार्टर तोड़ेगा। और उसके लिए, क्योंकि मैं वहाँ बहुत समय से रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वहाँ पे कोई दुकान है, कोई मकान बना लिया है, वो सब तोड़े जाएंगे। सबकी नोटिस निशान लग चुके हैं। लेकिन इस जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है, इसने तो एक सांपों का पिटारा खोल दिया है। सांपों का पिटारा खोल दिया है। अब जी सरकार को जो जो भी के आज की तारीख में संयोग से नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। 10 20 25 साल बाद सरकारें आती जाती रहेंगी। लेकिन जो बिल्कुल सर। इस तरह के जो इस तरह के कब्जे करने वाले लोग हैं, उनके हौसले बुलंद कर दिया आज के फैसले ने। और अब लोग चढ़कर करेंगे। अवनीश जी, आप जानते होंगे कि बहुत खाली जमीन पड़ी थी, लोग कर लेते हैं। अब तो वो चिन्हित करके करेंगे, क्योंकि वो बड़ी प्राइम लोकेशन पे होती है कि बच जाओ। उसके बाद तो इस तरह के फैसले आएंगे ही। जैसे आप लखनऊ की बात करिए, आर्मी में जो तोपखाना और छोटी की लाल कुर्ती, बड़ी लाल कुर्ती बसी हुई है, वो क्या है हम्म। अवनीश जी? कभी भी सेना खाली करा सकती है इनको, कभी भी। तो अब तो इस फैसले ने एक उस पर बाधा डाल दी। और बिल्कुल। अवनीश जी, जिस जिस मानवीय मानवता का संदेश आज आज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो मानवता 2017 में कहाँ चली गई थी, 2022 में कहाँ चली गई थी? आपको शायद याद हो कि 2017 में जब कश्मीरी पंडितों के पलायन के और उनकी हत्या के नवासी में भी हुई थी, उस पर जब गया तो उनका नहीं नहीं, अब इसमें बहुत देर हो गई, बहुत पुराना हो गया मामला, अब इस पे कोई क्यों? वो जो 3 लाख लोग बेघर कर दिए गए थे, वो मानवीय पक्ष नहीं था? उनको कहीं मकान मिल हम्म। गया, उनका कहीं पुनर्वास हुआ? नहीं हुआ। लेकिन 2017 में आपने उसको बिल्कुल सुनने से ही मना कर दिया था, ऐसे पहली दृष्टि में ही खारिज कर दिया, ये कह के कि ये सुनने लायक नहीं है। जरा आप गौर करिए कि वो उस मैटर को सुनने लायक। और उसके बाद फिर एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली डाली गई 2022 में, उसको फिर रद्द कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये सुनने लायक ही नहीं है। वहां 3 लाख आदमी, यहाँ तो किसी ने किसी को चाटा नहीं मारा हल्द्वानी में, वहां तो कत्ल हम्म। कर दिए गए थे, आरे से काट दिए गए थे।
उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने लायक नहीं माना। क्यों? वो उस समय मानवता कंबल ओढ़ कर सो रही थी। और सबसे खास बात है अवनीश जी की वो उस उस गुनाह के, और मतलब उसका गुनाह कहना भी शायद गुनाह को छोटा साबित करना है, वो कुछ मुझसे आगे की थी। उसके सारे गुनहगार जिंदा हैं, उसके सारे बिल्कुल गुनहगार सर, जिंदा हैं। बिल्कुल उसके सर। बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं इसके तो सुनने लायक है ही नहीं, तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो ये हल्द्वानी में क्यों मानवता कैसे जाग गई? वहां मानवता क्यों नहीं जागी थी? तो और सर ये अभी आगे जिक्र करूंगा। तो आज के जो इस फैसले ने जो है ये इसने आगे आने वाले समय के बहुत खतरनाक संकेत दिए हैं। और ये अब ये सवाल इस देश के सामने है कि इस देश में नियम कानून संविधान का राज होगा या मजहबी गुंडों का, सियासी लंपटों का राज होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जब आप सर ये कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जिसने 7 फरवरी तक रोक लगाई है इस डिमोलिशन पे, दरअसल वो किसी राज्य सरकार का फैसला, उत्तराखंड सरकार का फैसला नहीं था। वो तो पूरी तरीके से उत्तरांचल नैनीताल में जो हाई कोर्ट है उसने ये फैसला दिया था। अब अगर आज 7 फरवरी तक रोक लगाती है सुप्रीम कोर्ट, तो इसका क्या मतलब है कि वो अपने ही हाई कोर्ट, जिसमें बड़ा बचकाना सा सवाल, जिस आधार पर उत्तरांचल हाई कोर्ट ने डिमोलिशन का, इंक्रोचमेंट डिमोलिशन का, अतिक्रमण ढहाने का यह फैसला दिया था, उसने कहा था कि ये संपत्ति, ये जमीन रेल की है। बड़ा साफ साफ फैसला था, ये जमीन रेल की है। और इसलिए यहां जो भी निर्माण है, जो भी घर बने हैं, चाहे वो 40 साल से बने हो, और मैं कहता हूं चाहे वो 400 साल से बने हो, इसी देश ने 400-500 साल से एक अतिक्रमण अयोध्या में ढहते हुए देखा, और उस पर कोर्ट का फैसला आते हुए भी देखा है। लोग यहां पे कह रहे हैं सर कि 40 साल, 40 साल, 50 साल। हाई कोर्ट ने जब ये कह दिया कि वो रेलवे की जमीन है, आज स्टे देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, और ये आधार लिया है कि अभी हम पता लगाएंगे कि ये जमीन का मालकियत किसके पास है, इस जमीन का मालिक कौन है। तो सर, जुडिशरी का बड़ा सम्मान होता है इस देश में, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, हाई कोर्ट के जज क्या पैदल और बेवकूफ लोग हैं? मैं बिल्कुल क्षमा नहीं मांगूंगा जब मैं कह रहा हूं कि बेवकूफ लोग हैं, कि नहीं नहीं, हाई इन्हीं लोगों कोर्ट द्वारा का, चुने गए हैं। हाँ, इन्हीं इन्हीं के लोगों इन्हीं के कॉलेजियम से। कॉलेज चुने गए हैं। सर, सर, इन्हीं के कॉलेजियम से चुने गए लोग एक फैसला देते हैं, और वो डिक्लेयर करते हैं, मानते हैं कि ये जमीन रेलवे की है, और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते रेलवे की जमीन नहीं हो जाती है, अभी उसमें फैसला बाकी है। तो ये क्या है, एक दूसरे के मुंह पर थूकने का ये क्या मामला है जुडिशरी का सर? नहीं 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 अवनीश जी, यही तो जो सबसे खतरनाक पक्ष इसका है वो ये है कि ये तो वो भी मान रहे हैं कि रेलवे की जमीन है, ये सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है, जज महोदय भी मान रहे हैं। अब उसमें मैंने कहा उसमें मानवीय पक्ष आ गया कि कहाँ जाएंगे ये 4,000 घर और 4,000 परिवार, 4400 परिवार हैं, और इतनी जाड़े की ठंड है। तो फिर ये पक्ष तो हमेशा आएगा ना। वो जो दिल्ली में रोहिंग्या बस गए हैं और बड़े की प्लेसेस पे बसे हैं, वो जो मतलब एक तरह से आप कहिए कि क्योंकि देश की राजधानी है तो बहुत संवेदनशील स्थानों पर उनकी बस्तियां बसी हैं। वो एक वहां का मुख्यमंत्री वो बसवा रहा है, तो इनको जब हटाने की बात आएगी तब फिर एक बार मानवीय पक्ष आ जाएगा। सबसे आ खास जाएगा। बात अवनीश जी कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक बात का जवाब देना चाहिए कि ये किस आधार पर काम करते हैं। इनके इनके कार्य करने का आधार इस देश का संविधान और कानून है, या नेतागिरी है। अवनीश जी, उसी दिल्ली के अंदर 2.5-3 महीने बल्कि ज्यादा, मेरे ख्याल से मुझे 3 महीने से ज्यादा एक सड़क को रोककर गुंडों की फौज, वो गुंडे थे जो बिल्कुल बाद सर, में दिल्ली के दंगे में नामजद हुए और बंद हैं, अभी बिल्कुल तक सर, जमानत नहीं है बहुतों की, वो बिल्कुल सर। बैठे रहे। ये उसमें मानवीय पक्ष ढूंढते रहे, ये व्यवहारिक पक्ष ढूंढ तुम संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाया था, सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी इसलिए बनी थी कि वो नियम के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उसमें, और कहीं मेरे ख्याल से संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि नहीं नहीं आप जरा भावनाओं को भी ध्यान में रखिए और मानवीय मानवता को भी ध्यान में, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो नियम बना के, कानून बना के, उसके हिसाब से फैसले होने चाहिए। तो वो 3-4 महीने वो शाहीन बाग में गुंडे सड़क घेरे रहे। अवनीश जी जरा कल्पना करिए कि उस रास्ते में वो अस्पताल है, एम्स जाने वाले लोगों का, बिल्कुल इतने सर। मरीजों की
इतने मरीजों के साथ क्या बीता होगा, तब नहीं जागी। बिल्कुल उन सर। पे कोई एक्शन, उन पे कोई एक्शन नहीं। वो किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानी गुंडे जो 26 जनवरी को लाल किले पे चढ़ के उन्होंने अपना खुलकर परिचय दिया, एक साल तक वो बैठे रहे महीनों, सर। 1 साल तक बैठे रहे सुप्रीम कोर्ट, कोई कोई संज्ञान नहीं, कोई उस पर कोई आदेश नहीं कि इनको हटाओ क्या करो। तो ये कभी कभी तो शंका होती कि देश विरोधी ताकतों की ने कहां तक सेंध लगा दी है, देश विरोधी ताकतों ने बिल्कुल कहां सर। तक सेंध लगा दी है। बिल्कुल सर, अपने ही हाई कोर्ट जिसने, जो उन्हीं के कोलिजियम सिस्टम से चुन के आता है, और वही जज साहबान लोग होते हैं, मिलाड लोग होते हैं। नैनीताल हाई कोर्ट कहता है कि साहब एक फैसला देता है, और हाई कोर्ट घंटों के भीतर अपने ही हाई कोर्ट के जज साहब लोगों के फैसले के मुंह पे थूक देते हैं सर। अब ये तो आपने जुडिशरी की बात, बड़ा जो फैसला आया है उसके आलोक में आपने बिल्कुल बड़ा सम्यक बातचीत सामने रखी। एक चीज आपको मैं यहाँ याद दिलाऊंगा, मैं इस बीच में चर्चा सुन रहा था जब ये आदेश आया नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, तो उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब एक चैनल टीवी डिबेट में बैठे हुए, एक टीवी चैनल डिबेट में बैठे हुए थे, और अचानक वो कहते कहते बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात कह गए। उन्होंने ये कहा कि ये तो हम 2016-17 में कानून बना के आए थे कि ऐसे जितने भी अवैध, शब्द थे उनके, कि ऐसे जितने भी अवैध कॉलोनियां या बस्तियां बस गई उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद हमारी सरकार चली गई, और ये सरकार जो बाद में आई उसने इसको काम को रोक दिया। तो पहला तो हरीश रावत ये कह गए कि वो अवैध है। उसी के साथ एक निवर्तमान मुख्यमंत्री साथ में हरीश रावत ने ये भी कहा कि चूंकि हमको वहां से सबसे ज्यादा वोट आते थे, यानी कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिलता था, इसलिए इस सरकार ने हमारी सरकार जाने के बाद रोक दिया। तो अब इसमें एक पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, एक तरफ आप ये मान रहे हैं, कांग्रेस का एक निवर्तमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड का ये मान रहा है हरीश रावत कि वो अवैध बस्ती है, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि चूंकि 15,000 के लगभग वहां पे करीब 4,500 40,000 के आसपास के बस्ती है, उसमें 15,000 वोटर है। तो 15,000 वोट हल्द्वानी जैसी एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा महत्व रखता है सर। तो कांग्रेस का ये खेल, और उसके साथ उसके इकोसिस्टम, और मैं बड़े साफ तौर से, हमारी कोई औपचारिकता नहीं है सर, उसका इकोसिस्टम अब तो लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट तक फैला हुआ है। एक तरफ कांग्रेस बसाती है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले देती है। तो सर 40 साल में कांग्रेस ने किया क्या है उत्तराखंड का, देवभूमि उत्तराखंड का क्या किया है? हाँ अवनीश जी देखिए, अब तो मेरा मानना है आज की स्थिति में, अब जिस स्थिति में पहुंच गई है कांग्रेस, कि कांग्रेस की राजनीति रणनीति को लेके कोई भी बहस करना, राजनीतिक बहस करना स्वयं को मूर्ख बनाना है, और सामने जो भी आपको सुन रहा है उसको मूर्खा बना रहे हैं। वजह क्या है कि अब राजनीति वो कर ही नहीं रही है। कांग्रेस पूरी तरह से देश विरोध पे उतर आई है, देश विरोधी ताकतों का खिलौना बन गई है। अब वो राजनीतिक दल, मैं नहीं मानता उसको, मैं कतई नहीं मानता। और पिछले कुछ सालों में आपने चीन के मामले में उसका जो देखा है उसका पक्ष, या उससे पहले आ जाइए, मैंने कहा 10-12 साल की कहानी है। ओसामा जी, हाफिज साहब, जाकिर नायक को महिमा मंच बजा के उसका महिमा मंडन, लंबी कहानी है, फिर हम लोग विशेष भटक जाएंगे। तो वो इस समय एक जो टूल किट है, तो वो कांग्रेस की कोई टूल किट नहीं है, देश विरोधी ताकतों की टूल किट कांग्रेस बन गई है। वो राजनीतिक दल बिल्कुल अब सर। नहीं रहेगी, अब वो नहीं रह गई है। तो वो वो कुछ किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर चाहे देश टुकड़े हो जाए, लेकिन वो मोदी से उनको छुटकारा पाना है। और वो जान चुके कि मोदी या योगी से हम राजनीतिक लड़ाई में बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे, बहुत पीछे हैं उनसे। तो अब वो इन सब हथकंडों पर उतर आई है। तो हम्म। जहां तक अभी हरीश रावत के बयान की आपने बात की, तो मनी अवनीश जी, एक और पहलू है कि उसमें उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी शामिल है, और ये सुप्रीम कोर्ट भी। अब अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर अभी रोक लगाई है, 5 जनवरी, 5 फरवरी शायद उन्होंने डेट दी है, 7 फरवरी सर, 7 फरवरी। उसमें एक और चीज देखने वाली होगी, एक पहलू और देखने वाला होगा कि देखिए वो जो लोग बचे थे वो हटाए जाएंगे, बुलडोजर चलता है नहीं चलता है उनको तो दंड होगा।
लेकिन हरीश रावत के इस बयान ने, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद क्या यह कर्तव्य नहीं था हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का कि जिन लोगों ने कब्जे कराए उनको भी दंड दिया जाए, वो भी दंडित किए जाएं। और दंडित नहीं कर सकते तो कम से कम सार्वजनिक रूप से लांछित अपमानित किए जाएं। उसकी वजह है, मैं देख रहा था, मतलब टीवी पे देखा, आप तो खैर हल्द्वानी आप बता रहे हैं, आपने तो ग्राउंड रियलिटी देखी है वहां पे, कि वहां पानी की टंकी बनी है, सरकारी होती है। क्यों बनी वहां पे? जो अवैध कब्जा था रेलवे की थी। 3 सरकारी स्कूल बने हैं, एक बता रहा है कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। ये सर सरकारें मैं आपको सरकारें क्यों पूरी बनवा रही थी? सर मैं पूरी जी। आपको डिटेल दूं। वहां 2 इंटर कॉलेज हैं, हाँ। मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान प्राप्त 2 इंटर कॉलेज हैं, 2 प्राइमरी स्कूल है, एक जूनियर हाई स्कूल है, 15 मस्जिदें हैं, 4 मदरसे हैं और 5 मंदिर भी हैं। जी सर। नहीं नहीं, अवैध का मदरसे और मस्जिद तो मैं, चलिए मैं मान सकता हूँ कि निजी संस्थाओं ने, निजी व्यक्ति ने, किसी ने बनवा लिए होंगे। ये सरकारी स्कूल, पानी की टंकी, सरकारी अस्पताल जो पीएससी, 2 ये तो पानी की सरकार टंकी ने हैं बनवा सर, ली। 2 बता, पानी की हाँ टंकी हैं, और मजे की बात 4500 4500 बिजली के कनेक्शन है अथराइज। हाँ, ये देखिए, ये मेरे दिमाग में नहीं था। सही बात है, अभी ज्यादा ही होंगे, ज्यादा ही होंगे। जब वहाँ 4,000 घर है तो ज्यादा ही कनेक्शन होंगे। तो ये करने वाले मंत्री, अधिकारी, राजनेता कौन थे? उनको दंडित क्यों ना किया जाए? वो तो सब पता चल जाएगा कि किस तारीख से किसका है बिजली कनेक्शन, है तो बिल्कुल सर, किसके कार्यकाल में मिला, ये पानी की टंकी बिल्कुल कब बनी, वो सरकारी सरकारी स्कूल कब बने। तो ये तो देखिए, वहां पे चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये सारी सरकारें जो भी है वहां पे पाखंड कर रही है सुप्रीम कोर्ट। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आज ये फैसला भी आया, क्योंकि वहां पैरवी, अवनीश जी, मेरा मानना है कि किसी ने भी पैरवी ईमानदारी से नहीं की। अन्यथा बिल्कुल क्योंकि अगर वो सही एक्शन हो गया तो बहुत से नेता और बहुत से अधिकारी निपट जाएंगे। इन पे मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? इन पर मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? इन पे केस कर, इनसे, जैसे वहां से जिन लोगों ने तोड़ फोड़ के एक आ रहा था कि अगर टूटेगा तो ये इससे जो टूटने वाली लागत है वो इनसे वसूली जाएगी। उनसे ना हम्म। वसूली जाए, पहले तो उनसे वसूली जाए जिन्होंने कब्जा कराया। जिन्होंने बिल्कुल सर, कब्जा कराया वो भारत छोड़ के कहीं और नहीं बस गए। तो वो सब कभी कभी लगता है अवनीश जी की कुछ लोगों को अपवाद मान लीजिए, अन्यथा कुएं में भांग पड़ी है और हमाम में सब नंगे हैं। और हमारे आपके ऐसे पागल, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारे आपके ऐसे पागल चीखा करते हैं, चिल्लाया करते हैं, उसका कितना असर होता है देखिए, भविष्य बताएगा। बिल्कुल सर। और मैं आपको बताऊं और अपने दर्शकों को भी बताऊं कि हल्द्वानी के जिस अतिक्रमण वाले इलाके की आज बात हो रही है, उससे मेरा निजी रिश्ता रहा है। सर मैं आपको भी बताऊंगा, मैंने अपनी पढ़ाई उत्तराखंड तब के उत्तर प्रदेश से की थी, जब उत्तराखंड नहीं बना था। मैं अपने रहने के दौरान, पढ़ने के दौरान मैं नैनीताल में पढ़ता था, और मैं बाजपुर, काशीपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, हल्द्वानी, इन सारी जगहों पर रहा हूं। और मैंने सर, आज 40 साल से ये अवैध बस्ती वहां पर बसने की बात की जा रही है, और आज ये दुहाई दी जा रही है कि 40 साल से लोग रहते हैं। सर उसमें से 30 साल मैंने खुद देखा है, और परिस्थिति जन साक्ष्य में आपको दे रहा हूं सर। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अगर कोई जाए, और मेरी जो याद है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा होने के बाद जो सामने का मैदान था, वो बिल्कुल खाली निचाट जमीन थी सर, कोई बस्ती नहीं थी सर। और मेरे ही देखते देखते वहां पर एक पूरा मोहल्ला, क्या ये 40,000 परिवार जाके बस गए सर। कितना चाहे समय हो वो गया तकरीबन हल्द्वानी सर? का बस स्टेशन लीजिए, जो रेलवे स्टेशन से बिल्कुल लगा हुआ है, वहां के हाँ। सामने वाले आप होटल देखिए सर। मैं तो कुछ होटलों के नाम ले सकता हूं, वहां के रहने वाले लोग इसकी तस्दीक कर सकते हैं। चांद होटल, इस्मान होटल, और जो वहां के सबसे फेमस होटल है मुस्कान होटल, ये पूरी बस्तियां मैंने उसको महसूस किया है सर। आते जाते बीच में हमें खुद आश्चर्य होता था कि इस तरह से कैसे होता गया। तो निश्चित तौर पर कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जिसे कि दोषी नहीं करार दिया जा सकता, चाहे वो कोई आता रहा हो, कोई जाता रहा हो।
लेकिन अब आज जब हम इस मुहाने पे आके खड़े हैं कि जब वहां दुहाई इस बात की दी जा रही हो सर कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो सर ये तो हल्द्वानी एक छोटी सी नजीर है सर, ये कहां कहां तक जाएगा फिर। नहीं नहीं, सबसे खास बात अवधि जी है, जिस जिस पक्ष पे कोई बात नहीं कर रहा, कि हमेशा इस तरह के फैसले जो होते हैं उनके लाभार्थी हिंदू कभी नहीं हुए। ये क्यों है? ये कौन सा हम्म। संयोग है? ये कौन सा संयोग है? उनके लाभार्थी कभी हिंदू नहीं हुए, कभी हिंदू नहीं हुए। तो इसका मतलब आप एक धर्म विषय से जुड़ रहे हैं, तो फिर जो है आपको कानून नियम का बंधन आपके ऊपर लागू नहीं होता। लोग लोग कहते हैं अरे सरिया तो लागू है, इसका मतलब इस देश में सरिया इस देश में लागू है। आप ये काशी और मथुरा के लिए हमको जूझना पड़ रहा है। ये मतलब निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक अभी मुकदमेबाजी करें, अयोध्या में हमने की, और यहाँ सरासर अवैध, कोई मतलब उसमें शंका नहीं है किसी प्रकार की, सब लिखा पढ़ी में दस्तावेजी रूप से कि अवैध है, एक तरह से कहिए गुंडागर्दी का कब्जा है। और उसके बिल्कुल साथ सर। सरकार है, उसके साथ कोर्ट खड़ा है, उसके साथ कह रहा है कि नहीं नहीं इनको मानवता। कल को अब अवनीश जी कोई अपराधी अपराध करके हत्यारा फरार हो जाए और 20-30 साल वो गायब रहे, उसके बाद जब उसको पकड़ा कर नहीं नहीं अब तो मैं 30 साल से तो मैं घर में रह रहा हूँ और मुझे जेल डाल दोगे तो मेरे साथ क्या होगा, तो ये तो फिर तो ये हो जाएगा कि नहीं नहीं अब ये तो मानवीय पक्ष है कि बेचारा 30 साल से घर में रह रहा था, अब इसको कैसे पकड़ के ले जा सकते हो वहां पे, पहले इसके लिए वहां घर जैसी व्यवस्था करो, तब इसको जेल में ले जाओ। तो ये मतलब बहुत फूट पटांग, बहुत क्या कहा जाए इसको। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। और अब 7 फरवरी को फिर एक बार, चूंकि अब ये लिटिगेटेड मैटर है और इसमें अभी एक फैसला और आना है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब हम लोग भी कहीं कोई अंतिम बातचीत पे पहुंच सकते हैं। अब तो ये सीरीज चलेगी और अब तो हाँ मिलियार्ड्स के ये फैसले देखे जाने हैं। लेकिन ये कितना हाँ बड़ा तमाचा है कि अगर और सर एक बड़ा हास्यास्पद मतलब हंसी वाली बात आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि इंक्रोचमेंट पहली बार हटाया जा रहा है, वहां बुलडोजर पहली बार नहीं चले हैं सर। 90s में एक बार बुलडोजर वहां पर ऑलरेडी, मतलब इंक्रोचमेंट जब हटाए जा रहे थे रेलवे लाइन के बिल्कुल किनारे किनारे, सर आपको भी हंसी आएगी, दर्शकों को भी हंसी आएगी कि कुछ मकानों के नीचे से बाकायदे रेल की पटरी निकली थी सर। बताइए। यानी कि रेलवे ट्रैक जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहे थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया सर। वो 30,000 40,000 स्क्वायर फीट की जो पूरा वो किलोमीटर का जो इलाका है वो तो किया ही गया रेलवे ट्रैक के ऊपर। और सर मैं नहीं इस कड़वे सच को, मतलब ऐसे जीती मक्खी मैं नहीं निकल सकता सर। मैं उन तमाम एक प्रत्यक्षदर्शियों में से एक हूं जिसने ये होता हुआ देखा है सर वहां पे। और सिर्फ वही नहीं, ये बात अभी आगे मैं आपको जब बातचीत होगी, अभी फैसला आना है, इस पर हम लोग लगातार बातचीत करेंगे। मैं आपको काठगोदाम का किस्सा बताऊंगा सर, मैं आपको बाजपुर का किस्सा बताऊंगा, मैं आपको काशीपुर का किस्सा बताऊंगा, उधम सिंह नगर आज जो रुद्रपुर कभी हुआ करता था, किच्छा, किस तरीके से रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और इस इलाकों से लोग वहां जाके आज बसे हैं। और आज सर नैनीताल बहुत सारा पर्यटन स्थल है, नैनीताल बहुत सारे लोग जाते हैं, नैना देवी के नाम से नैनीताल का स्थान है सर। नैनीताल नैना देवी के स्थान से ठीक बगल में एक बड़ा सा स्टेडियम है सर। और जहां आज हाईकोर्ट मौजूद है उसके नीचे सर एक छोटी सी मजार हुआ करती थी। और आज सर 5 से 7 मंजिल ऊंची मस्जिद है सर खड़ी हुई, जिसके सामने नैनीताल झील के किनारे का गुरुद्वारा बौना लगता है, नैना देवी का मंदिर बौना लगता है। ये छोटी बात नहीं है सर। और आए दिन ऐसे तमाम वीडियोस आ रहे हैं जहां पहाड़ियों में कहीं भी जाके साहब एक छोटा सा हरी चादर चढ़ा दी और वहां पर मामला शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि आप जिस आशंका को जाहिर कर रहे हैं कि अगर हल्द्वानी के मामले में इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने ही हाई कोर्ट के मुंह पर थूकते हुए, स्टे देते हुए, और बुलडोजर को जिस तरीके से रोका गया है अतिक्रमण चलाने को, अतिक्रमण हटाने के काम को, ये बहुत दूर तक संकेत देगा सर।
इसको, इसका कोर्स करेक्शन आप क्या देखते हैं सर? सरकार की भूमिका इसमें क्या है, वर्तमान सरकार से, क्योंकि जो इस समय सत्ता में है उससे निश्चित ही उम्मीद होनी चाहिए। नहीं नहीं, सरकार की भूमिका देखिए, केंद्र सरकार तो लड़ रही है, रेलवे ही एक्टिव हुआ, रेलवे लड़ाई लड़ रहा है, तो ये स्थिति है। बाकी जो उत्तराखंड की प्रदेश की सरकार है, वो उसकी बड़ी निराशाजनक, बहुत नकारात्मक और बहुत निकम्मी भूमिका है। मैं सुन रहा था पुष्कर सिंह धामी को, तो वो इस तरह से, जैसे कहा होता ना कि आग लगा के जमा लो दूर खड़ी, उनकी प्रतिक्रिया मुझे कुछ वैसी ही याद दिला रही थी कि मुझसे क्या मतलब, तो केंद्र का और या न्यायालय का मामला, केंद्र इसमें वो है, हमारा काम तो खाली कानून व्यवस्था को देखना है। अरे पुष्कर सिंह धामी, वो जो जमीन है वो रेलवे की है, लेकिन वो है तो उत्तराखंड में, अवैध कब्जा तो वहां हो रखा है, और किस तरह का हो रखा है, क्या स्थितियां हैं। यानी वो आदमी ये भी नहीं बोल सका कि हाँ ये जमीन अवैध है और कायदे से ये खाली होनी चाहिए, बाकी ये न्यायालय है वो करेगा, लेकिन अवैध तो ये है, ये तो बोल सकते थे, तो कागज पत्तर होंगे तो वहां पास। वो आदमी आप देखिए, उसको जब जितना मैंने टीवी में देखा, सुनते हुए या अखबारों में, मैं ढूंढ रहा था कि शायद कुछ बोला हो जो प्रभावशाली वक्तव्य हो, कुछ नहीं। वो आदमी जैसे पल्ला झाड़ रहा है कि अरे हमसे कोई मतलब नहीं है, ये मोदी जाने, ये जाने, तो ये तो तो वो तो उनकी तो, लेकिन हाँ केंद्र जो है वो वो लड़ाई लड़ रहा है, और मुझको लगता है कि नहीं, फैसला आखिर में आएगा, फैसला आखिर में आएगा। देखिए क्या होता है, अब 7 तारीख को, बाकी तो इनके ऊपर है। बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि बहस को, इस बातचीत को थोड़ा सा, इस प्लेटफॉर्म की औपचारिकता है, इसको समेटना भी है और समेटते भी हैं। सर, अचानक इस पूरे मामले में एक तो बुलडोजर योगी आदित्यनाथ जी का पर्यायवाची हो चुका है। कहीं भी बुलडोजर का नाम ले लीजिए, योगी जी सामने आ जाते हैं। हाँ ये एक नेता ने जो योगी जी के भगवा रंग पर जो एक अजीब सा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर राज करना है तो ये भगवा कपड़ा उतार के आओ। तो क्या अब राजनीति में या राजनीति करने में ड्रेस कोड भी ये लागू करेंगे? इनको अब रंग से भी चिढ़ होने लगी है सर। ये कैसा बयान है सर हाँ, जो ये रंग हुसैन नहीं, दलवी ने दिया है सर? रंग से नहीं, इनको हिंदू धर्म से, हिंदू से नफरत है, और वो नफरत, हम्म। वो नफरत का जहर आज प्रकट हुआ है हुसैन दलवाई के। अवनीश जी, बहुत कम लोगों को ध्यान होगा, इस हुसैन दलवाई का एक भाई था, हसन दलवाई, मेरे हामिद दलवाई, हसन दलवाई हामिद, नाम था। हामिद। हाँ, और वो एक सत्य शोधक समाज चलाया करता था, सत्य शोधक समाज, और अंधविश्वास और नास्तिकता के खिलाफ। उसकी कब्र को मुसलमानों ने कब्रिस्तान में जगह नहीं दी थी, उसके मरने के बाद। इस हुसैन दलवाई की आज तक औकात नहीं हुई कि एक शब्द उसके खिलाफ बोल सके। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि हुसैन दलवाई में बड़ी हिम्मत हो, बड़ा साहस हो, तो जरा ये कहे कि अगर योगी आदित्यनाथ के भगवा पहनने से तरक्की नहीं हो सकती, आधुनिक बनना पड़ेगा, तो ये कहे इन देश के मुल्लाओं मौलानाओं से, ये दाढ़ी रखने से, टोपी लगाने से, तहमत पहनने से तरक्की नहीं होगी। तुम लोग भी कोट पैंट जीन्स पहन के आओ सड़क पे, अन्यथा देश बिल्कुल। की 20 करोड़ आबादी है कि ये इससे काम नहीं चलेगा। तुम लोग भी वापस आओ, नहीं कहने, नहीं औकात है, बोलेगा नहीं एक शब्द, नहीं बोलेगा ये। तो ये असल में बहाना ढूंढा करते, मैंने कहा ना, वो भी कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस के बारे में मैंने अभी आपसे कहा कि अब वो राजनीतिक दल तो रह ही नहीं गया है, वो मान चुका है, हार उसने मान ली है, तो इसीलिए अब वो घात पे, वो आ गया घात पे लगा कि कुछ भी हो, कितना भी नाश हो जाए, इस हिंदू धर्म का नाश हो जाए, वो तो एक बड़ा एजेंडा है उनका, कि देश भी टूट जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ बेटे निकल लेंगे यहाँ से, वो उनका सब सेट है उधर, कि किसी तरह मोदी से पीछा छूटे, योगी से पीछा छूटे। अच्छा देखिए, इनके साथ एक और समस्या है, योगी पे इनका जहर इसलिए और फूटता है कि जैसे अटल जी थे, तो अटल जी के बाद इनको, जब अटल जी का समय हो गया हटे, तो इनको राहत मिल गई 10 साल की, जब अटल जी के बाद कोई दूसरा नहीं था। ये सत्य है कि उनके कद का, उनके ऐसी प्रतिभा का कोई, अब इनको लगता है कि चलो मोदी है, मोदी के बाद कोई नहीं होगा, तो मोदी के बाद योगी, वो उनसे एक बलिष्ठा बढ़ के, तो वो ये इनको वो भी राहत नहीं जो अटल जी के समय थी, कि अटल जी चलो अटल जी झेल लेंगे, उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, तो यहाँ कोई गुंजाइश इनको नजर नहीं आ रही। इसीलिए इन्होंने अभी से योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना शुरू किया है। लेकिन कहावत है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि कौआ कोसे ढोर नहीं मरते, तो कौए कोसते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योगी बाबा गजब का काम कर रहे हैं, अद्भुत, अच्छा काम कहना बिल्कुल। उनको, उनके लिए शोभा नहीं देगा, अद्भुत काम कर रहे हैं।
और अविश्वसनीय सफलताएं, अविश्वसनीय उपलब्धियां उनके खाते में दर्ज हो रही हैं। तो ये बिल्कुल सर। हुसैन दलवाई ऐसे बहुत से आएंगे, चले जाएंगे, काल के गर्त में समा जाएंगे, इनका कोई वो नहीं है। बाबा बाबा के साथ मैं खुलकर कहता हूँ कि बाबा के साथ 100 करोड़ हिंदुओं की शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल सर। उनकी दुआ। बिल्कुल सर। और यहीं पर जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, वो बुलडोजर अगर धामी जी ने उसमें डीजल डाल के उसका इंजन स्टार्ट करने की हिम्मत अगर जुटा ली थी, तो उसको कायदे से चला देना चाहिए था। और हाईकोर्ट का जब फैसला आपके सामने था, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत क्यों आनी चाहिए? तब तक तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना सर कि मुझसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन मुझ जैसा जुझारूपन कहां से लाओगे? हमने नहीं जुझारूपन नहीं शब्द नहीं, बदल दिया है। एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है। जी मैं सर। बस इतने कह रहा कि योगी जी से धामी की तुलना मत करिए, वो तुलना नहीं, कैसी बिल्कुल है नहीं वो बोल सर, नहीं ये तुलना नहीं, सकते। ये हाँ, तुलना नहीं, लेकिन एक स्टेट कैसे काम करती है, एक स्टेट की मशीनरी कैसे काम करती है, और उसको कॉपी तो छोड़िए, उसका अनुकरण भी नहीं कर पाती है अगर दूसरा दूसरा प्रदेश। तो यहाँ पर थोड़ी सी शर्म की बात और निराशा की बात जरूर है, साथ में शर्म भी है। और शर्म सिर्फ हमारे आपके लिए नहीं है, सरकार के लिए नहीं है। शर्म तो इस देश की जुडिशरी के साथ भी जुड़ी हुई है, कि अपने ही हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले के मुंह पर थूक देते हैं, और इस तरीके से अतिक्रमण जैसे बड़े खतरे को लीगलाइज करने का प्रयास करते हैं। सर, 7 फरवरी से पहले जब ये फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का इस पर अंतिम, उससे पहले हम लोग एक बार और आपसे बात करेंगे, और उसके बाद भी बात करेंगे। आज आपने हमको इतना समय दिया, प्रारब्ध के दर्शकों को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभ रात्रि। प्रारब्ध के दर्शकों से एक बार फिर हमारा निहोरा रहेगा कि अब तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और किन विषयों पर आप और हमारी चर्चाएं देखना चाहते हैं, इसको भी हमको समय समय पर बताते रहिए। नमस्कार।